एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए फिर से रुख करते हैं मुंबई का, हमारी खास पेशकश मंच। चव्हाण साहब, और ये हमारा सौभाग्य है कि सुबह से मुख्यमंत्री से लेकर बहुत सारे नेता है, लेकिन पहला सेशन है जिसमें बीजेपी और शिवसेना साथ साथ है, तो कुछ बड़े अच्छे दिलचस्प सवालों को पूछने का मौका मिलेगा। प्रेम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सावंत जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रेम शुक्ला जी, पहले मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं क्योंकि आपकी सरकार है और आप दोनों को जवाब देना चाहिए। वैसे कि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र कितना आगे जा रहा है। एक ऐसा प्रदेश जहां किसान को पैदल चलकर आना पड़े अपनी मांग उठाने के लिए, एक ऐसा प्रदेश जहां मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है उसको बंधक बना लिया जाए क्योंकि मराठाओं को आरक्षण चाहिए, एक ऐसा प्रदेश जहां पर मुंबई जो देश में सबसे ज्यादा कर देती है, यहां के लोग सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, वहां सड़क पर गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, पानी भर जाए। ये कौन सा विकास हम महाराष्ट्र का देख रहे हैं और ये कहां जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र के विकास के संदर्भ में तो जो लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में जैसे मुंबई की सड़कें, मुझे लगता है पर्टिकुलरली जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के संदर्भ में है, बरसात के समय के पानी के संदर्भ में, इससे ज्यादा सुनियोजित शहर हिंदुस्तान में मुझे तो कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। अभी बीते दिनों में उत्तर प्रदेश और दिल्ली, नोएडा में बहुत जबरदस्त बारिश हुई और वहां पर जो है एक ओवरब्रिज जो है वो पूरी तरह से नदी का रूप ले लिया था। मुंबई में बहुत बारिश होती है। मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं, मुंबई में रहता हूं। मुंबई की सड़कों को मैं पिछले 30 वर्षों से देख रहा हूं। शिकायतें होंगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी शिकायतें समाप्त हो गई हैं, लेकिन मुंबई की 30 वर्ष के पहले की सड़कें, 20 वर्ष के पहले की सड़कें और आज की सड़कें, आप पाएंगे कि बहुत अंतर है। मुझे याद है पवई वहां LNT वाला चौराहा 1985 से 1995 तक मैं 10 वर्ष उस सड़क से गुजरता था, एक गड्ढा नहीं भरा गया था। आज मुंबई में जितनी बारिश है, आप दिल्ली में बारिश आधा घंटा हो जाए, दिल्ली के एयरपोर्ट से हम लोग कभी दिल्ली होते हैं, निकलते हैं 1.5 घंटा एक्स्ट्रा जाता है। मुंबई में बारिश होती है जिस दिन, वहां पर मुंबई में पानी निकलने के लिए सिर्फ सागर है, एकमेव रास्ता। अगर ज्वार ना हो तो मुंबई में कहीं पर भी बारिश, एक 4 स्पॉट छोड़ दें, हिंदमाता छोड़ दें, एक परेल का इलाका छोड़ दें, तो मुंबई में कहीं पर भी बारिश का भराव 26/7 से हमने जो सबक लिया, 26/7 के बाद मुंबई में सब जगह आपको पंप स्टेशन मिलेंगे जो मुंबई की बारिश के पानी को बाहर निकालते हैं। सर, मुंबई जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ है और आज कई बीजेपी के नेताओं ने ये, अब हम भौगोलिक स्थिति बदल नहीं सकते, हमारा मैं ये कह रहा हूं सर, सिंगापुर भी समुद्र के किनारे बसा हुआ जी, और वहां भी पानी जो है बहुत बरसता है जी। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 2-3 घंटे के बाद पानी निकल जाता है, वहां 2-3 घंटे भी पानी नहीं लगता। नहीं, एक संकट, तो हम जिस शहर को शांघाई बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके बीएमसी का बजट 30,000 करोड़ के आसपास है, उसमें हम इतने सालों में उस बजट को देखते समय मैं देखता हूं 70% जो है वो बजट कर्मचारियों के वेतन पर जा रहा है। एक दूसरा, मुंबई में प्रतिदिन 80 लाख लोग आते जाते हैं और 1.25 करोड़ की आबादी है। जब हम सिंगापुर से तुलना करते हैं तो वहां की आबादी और वहां का संसाधन और यहां की आबादी, यहां का संसाधन, दोनों की तुलना करना है आपका समस्या। आपका 80 लाख लोग नाले तो जाम नहीं करते होंगे ना सर? 80 लाख लोग जो आ रहे हैं वो नाले जाम करके तो नहीं, नाले जाम करने नहीं आ रहे, लेकिन मैं सिर्फ जल भराव पे पूछ रहा हूं। एक शहर है सिंगापुर कर सकता है तो 80 लाख आदमी प्रतिदिन आता है और 80 लाख आदमी प्रतिदिन बाहर जाता है, तो उस पर जो दबाव है, देखिए इस देश में विकास का विकेंद्रीकरण न होने का जो दुष्परिणाम मुंबई को झेलना पड़ा है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सर। पहले मैं जरा पृथ्वीराज जी से पूछ लूं, जो वो कह रहे हैं कि क्या वाकई ये स्थिति है कि थोड़ी देर का जल भराव है और मुंबई से सुनियोजित शहर उन्होंने देखा नहीं है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हम सब चाहते हैं कि मुंबई दुनिया का सबसे सुंदर शहर बने, बहुत लोग यहाँ आए, बसे, खुश रहें, लेकिन हालत क्या है आप खुद देख रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि मुंबई जितने खड्डे शायद ही किसी और शहर में, देश में होंगे, और जितना पैसा मुंबई के पास है और उसके चलते जो भी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट करने थे कोई नहीं हुए हैं। लेकिन मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तरफ महाराष्ट्र की तरफ चाहूं कि मुंबई तो सिर्फ राजधानी है, एक शहर है। पिछले 4 साल में जब से भाजपा की सत्ता आई है
और जब से देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या महाराष्ट्र की हालत है? अब हर एक इकोनॉमिक पैरामीटर अगर हम देखें को देखिए, आर्थिक विकास दर पिछले साल का ही ले तो 10% से घटकर 7.3 हुआ है। कृषि विकास दर देखें तो जब से फडणवीस सरकार सत्ता में आई है, कृषि विकास तक औसतन 0 है बिल्कुल, क्योंकि पहले 2 साल तो नेगेटिव रहा, फिर बढ़ गया, और अब की बार पिछले साल कृषि विकास दर महाराष्ट्र की सिकुड़ी है 8% से। पिछले 4 साल से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट सिकुड़ रहा है। जॉब्स के बारे में देखिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने भी कुछ शुरू किए थे, उसमें से एक भी पुराने में मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। विदर्भ के उदाहरण दूं तो हमने अमरावती में भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मिसाइल बनाने का कारखाने का शिलान्यास किया था, भंडारा में BHEL का कारखाने का शिलान्यास किया था, मिहान में जो नागपुर का एक औद्योगिक क्षेत्र, एक भी नई फैक्ट्री आई नहीं वहां पे, नागपुर में फैक्ट्री आने की बात हो रही, लेकिन मैं नहीं समझता होगा। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रोजगार नहीं बन रहे और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कम हो रहा है। देश में किसी राज्य से ज्यादा आत्महत्याएं किसान महाराष्ट्र में होती है। तो ये तो वास्तव दिल्ली के आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, और जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। किसान क्या हालत हुई देखा आपने, 34,000 करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन 15,000 भी नहीं बटे अभी तक। एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो टेक ऑफ होता है वो बहुत कम है। अब ये इन सब चीजों में ना जॉब्स निकल रहे हैं, ना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, और दूसरी तरफ देखा आपने जो मराठा आंदोलन हो रहा है, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि नई नौकरियां नहीं मिल रही है। तो बच्चों को लगता है कि शायद आरक्षण मिल जाए तो हमें कुछ राहत मिलेगी। तो आज महाराष्ट्र की हालत, सरकार के आंकड़े लेकर ही आप देखिए कि कौन से आंकड़े में सरकार सफल हुई है। मुंबई की हालत तो जो आपने कही सही बात है, तो एक बहुत निराशाजनक चित्र है। आज इसके लिए चलते आज बातचीत हो रही कि मुख्यमंत्री को बदला जाए। मुख्यमंत्री को बदलने से क्या होगा? सरकार का 4 साल की जो असफलता है, क्या अब 1 साल में मुख्यमंत्री बदल के कुछ उस पर होगा? तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की हालत, जो अब सर्जिंग अहेड की बात हो रही है, सर्जिंग अहेड हो रहा है आत्महत्याओं में, सर्जिंग अहेड हो रहा है रोड एक्सीडेंट्स में, ये सब नेगेटिव आंकड़े में महाराष्ट्र सर्जिंग अहेड हो रहा है। ठीक है अरविंद जी, आप तो शिवसेना तो सरकार का हिस्सा होकर भी विपक्ष की तरह बात कर लेती है, तो जो पृथ्वीराज जी कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि कितना काम हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? और चूंकि आप BMC में भी साथ हैं, तो मुंबई की जो समस्या है उसके बारे में भी आप जरूर जवाब दें। मुझे लगता है पहले तो एक ही वाक्य में पहले कहूंगा कि आपने जो पूछा, हम विपक्ष में है, यहां हूं वहां हूं, हम भारतीय जनता के साथ हैं। तो जनता के हित में जो भी चीज करनी है, जो भी आवाज उठानी है, वो शिवसेना उठाती है। लेकिन सर लोगों को लग रहा है आप वही हैं जहां इस मंच में है, ना उधर है ना इधर है, बीच में। अच्छी बात है ना, जनता के साथ है ना, सबसे बड़ी बात है। यहां भी नहीं वहां भी नहीं, हम जनता के साथ है। अब जनता के साथ में जनता के हित की जितनी भी अच्छी चीजें आती है वहां समर्थन करते हैं, जहां लगता है कि ये गलत है वहां आवाज उठाते हैं। आपने मुंबई शहर की बात की, मैं शुक्ला जी को धन्यवाद देता हूं कि चलो पहली बार तो इन्होंने मान लिया कि मुंबई शहर की अवस्था क्यों है, और उन्होंने जो मुद्दा खास उठाया है आपने उसको अलग ढंग से देखा। सिंगापुर की जनता, वहां क्या डिसिप्लिन है वो बताओ, और यहां क्या डिसिप्लिन है बताओ। हमने जितनी भी कोशिश मुंबई महानगर पालिका करती है, अगर आप सारे गटर देखोगे, उसके ढक्कन देखोगे, उसके ऊपर प्लास्टिक जमा होता है। उसको लेकर हमारे आदित्य जी ठाकरे जी ने कदम उठाया, विद प्लास्टिक मूवमेंट चालू की, सरकार को कानून लाने के लिए कहा। पानी कहां भरता है आप आज भी जाके देख लो, जब हाई टाइड हो तब अगर बारिश गिरी, चेरापूंजी से भी ज्यादा बारिश हुई मुंबई शहर में। इन्होंने दिल्ली का, मैं दिल्ली में था उस वक्त, संसद चल रही है, बाढ़ आके दिल्ली मतलब डूबने की अवस्था, इतनी सी बारिश आई। तो बस एक मुंबई महानगर पालिका को टारगेट किया जाता है, तो राजनीतिक टारगेट है। जो दिल्ली में गलत होगा वो मुंबई के लिए सही थोड़ी हो जाएगा सर। अगर कितने लोगों को पता है कि महानगर पालिका का कर्तव्य क्या है? पता है, महानगर पालिका प्राइमरी हेल्थ सेंटर चला सकती है, अस्पताल चलाना काम उनका नहीं है संविधानिक, वो अस्पताल चला रहे हैं। और जो अस्पताल 75 लाख लोगों की क्षमता है, वहां 1.5 करोड़ लोगों को वो सेवा देती है। हमने मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से अपना खुद का डैम बनाया, उनका काम नहीं है, सरकार का काम है।
आज मुंबई शहर में जितना भी अकाल पड़ने के बाद भी मुंबई शहर के जनता को पानी की समस्या नहीं आई। अब जब समस्या नहीं आती तो लोग समझते आसान है। कैसे किया? मुंबई महानगर पालिका ने एडिशनल डैम बनाया। वो एक डैम बनाने के बाद भी पानी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि राज्य सरकार एक पुल बना नहीं पा रही थी। अब वो पानी आज मुंबई शहर के लोगों को मिलता है। ये सारी चीजें मुंबई महानगर पालिका अपनी क्षमता के ऊपर उठकर करती है। पिछले सालों में जो बाढ़ आती थी, पानी भरता था, हम जानते हैं। अब भी भरा। अब आपने जो उदाहरण दिया, उस दिन मैं दिल्ली जा रहा था, मैं मंत्रालय से निकला, सीधे रास्ते से जाकर धारावी से लेकर बांद्रा से मैं एयरपोर्ट पहुंचा, कहीं भी मुझे पानी रुकने की देखा नहीं, मैंने कहीं भी नहीं देखा। उस वक्त भी न्यूज चल रही थी सुबह की पानी भरी हुई बात उस वक्त भी चल रही थी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, माध्यमों के प्लास्टिक जो है वो जाके फंस जाता है नालों में, लोग इरेस्पॉन्सिबल हैं, उनकी गलती है। हाई टाइड आ जाता है, बारिश हो जाती है, चलिए प्रकृति की गलती है। तीनों तरफ से भैया समुंदर। लेकिन उस पानी की हटने के बाद वो सड़क टूट जाती है, ये किसकी गलती है? ये कौन सी सड़क की बात की? अच्छा कि आपने, कितने लोगों को यह भी पता है कि मुंबई शहर के सारे रास्ते मुंबई महानगर पालिका के? आपको पता है मुंबई शहर में सार्वजनिक बांधकाम जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उनके रास्ते, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे देता हूं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेकर मुलुंड तक का रास्ता ये पीडब्ल्यूडी का रास्ता है पता? अब उसके पुलों पे गड्ढे गिर गए, कौन करेगा? महापालिका। आप लोग उठा के महापालिका के सर पे मारते हो। एमएमआरडी काम कर रही है, एमएमआरसी काम कर रही है। इनके जो कामों की वजह से जितने गड्ढे गिरे, वो क्या मुंबई महानगर पालिका जिम्मेवार है? हर चीज को मुंबई महानगर पालिका, वो तो उनकी जिम्मेवारी भी नहीं है, अथॉरिटी भी उनके पास नहीं। अब तो ये हमारे राज्य सरकार, सर आप तो राज्य में एक बात बताता हूं, जो सड़क उधर बननी है वो भी आप लोगों को बनानी है। आप अभी राज्य सरकार ने माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री भैया बटे माडा को अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिया, मुंबई पोर्ट्स को अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिया, एमएमआरडी को अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिया, एमएमआरसी अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुंबई महापालिका क्या करेगी? ये हर एक जन अपने अपना प्लान बना लेते हैं और गालियां मुंबई महापालिका खाती है क्योंकि लोगों को ये सारी अथॉरिटीज क्या कर रही है इसका पता नहीं चलता सर। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको सराहना पड़ेगा कि इतनी बड़ी आबादी को सेवा देने वाली देश में अगर कोई आदर्श, इसलिए तो उसका नंबर आया ना सर। मुझे बताइए, मेरे शो में मैंने साफ सुथरा शहर करके उसको पहला नंबर लगाया। में मैंने एक विजुअल चलाया, मुंबई में पानी भरा हुआ था सड़क पर, ठीक है? कितने घंटे बड़ा था सर? सुनिए तो मेरी बात तो सुन, मेरा सवाल सुन लीजिए। और बस जा रही थी और बाइक सवार जा रहा था, उसके पीछे महिला बैठी हुई थी, वो सड़क टूटी हुई थी, पानी भरे होने की वजह से मुंबई में नहीं हुआ सर। मुंबई में हुआ नहीं हुआ सर, मैंने खुद खबर चलाई सर। मैं बताऊं ना, मुंबई में नहीं हुआ। चैलेंज कर रहा हूं, मुंबई में मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुंबई में नहीं हुआ, ठीक है? ये ठाणे में, कल्याण में हुआ, या सब मुंबई में नहीं हुआ। यही तो दिक्कत है। वो सड़क से गिर गई, यही सड़क पे गिर गई, बस चढ़ गई। आप उससे आंख से आंख मिला के बोल सकते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, बीएमसी बहुत बढ़िया काम कर रही है। अरे फिर दोबारा वो रास्ता हमारा नहीं तो हम क्यों गलती ले ले? अब रास्ता आपका नहीं है और जो बाकी रास्ते वो राज्य सरकार। अच्छा, महाराष्ट्र में एक मिनट, महाराष्ट्र में सारे गड्ढे हैं तो मुंबई महानगर पालिका के गड्ढे दिखते? क्या कर देते? महाराष्ट्र में आप चलिए मुंबई गोवा रोड पर, यहां से पनवेल से, मतलब पनवेल क्यों लेते हम लोग, चेंबूर से लेते, मानकुर से लेकर आगे चलो मुंबई गोवा रोड पे, मुंबई महानगर पालिका का रास्ता है। उसके गड्ढे के लिए कौन जिम्मेवार है? हम जिम्मेवार है। मैं तो यहाँ का पूछ रहा हूँ। हाँ, तो यही तो दिक्कत है। टारगेट ये बताइए, ये हिसाब क्या उन परिवार वालों को आप देंगे कि ये सड़क मेरी नहीं है, वो सड़क मेरी नहीं है? राज्य में आपकी सरकार है, किसकी सरकार? महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की साझा सरकार है। दोनों पार्टियां दिल्ली में सरकार में साथ साथ में काम कर रही है। क्या आपस में आप लड़ रहे हैं? महाराष्ट्र की जनता को बताएं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी कहेगी मेरी नहीं, शिवसेना की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र की जनता को कौन जवाब देगा? मैं समझता हूं कि दोनों मिलकर जिस तरह से राज्य चला रहे हैं, या जो आजकल बदतर हालत हुई है और जो हालत आज हो रही है, आपने देखा होगा हर एक क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से असफल है। कोई क्षेत्र लीजिए, आप चुनिए कोई भी क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र चुनिए, उद्योग का क्षेत्र चुनिए, रूरल डेवलपमेंट का चुनिए, शहरी इलाकों की बात करिए, मुंबई की बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कीजिए, कौन से प्रोजेक्ट में जो काम हो रहा है? शुक्ला जी बताइए। बहुत अच्छा किया कि आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी ने मुद्दा छुआ। पहले मैं आपको कृषि से शुरू करता हूं। पिछले 3 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में महाराष्ट्र में
40,000 करोड़ रुपयों का निवेश हुआ है। इनके 15 वर्षों के कामकाज और हमारे सिर्फ 3 वर्षों के कामकाज का आपको तुलनात्मक अध्ययन कुछ विषयों पर बिंदुवार देता हूं। भाजपा के 3 वर्षों में किसानों को नकदी की जो मदद की गई है वो 11,059 करोड़ रुपए की है। 6,500 करोड़ रुपए 15 वर्षों में उन्होंने किसानों को पृथ्वीराज जी भी पलट रहे हैं। ठीक, अच्छा, अच्छी बात है। एक आंकड़ों पर भी जो है एक तुलनात्मक हमको बहस कर लेनी चाहिए। फसल बीमा में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 3 वर्षों में 6,739 करोड़ रुपए दिए गए और इनके 15 वर्षों के कार्यकाल में 4,600 करोड़ रुपए दिए गए। आप जो है 2.5 साल में जो है खेत पंप से जो बिजली के कनेक्शन जोड़ने की बात है उसमें 3.19 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो आई हमारे यहाँ सिंचित, और इनके 50 साल के कार्यकाल में 16.03 लाख हेक्टेयर जो है वो भूमि है। सॉइल टेस्ट का मामला सिर्फ देख लें, 28,20,738 नमूने 3 वर्षों में हमने दिए और इनकी तरफ से 15 वर्षों में 23,51,842। सिर्फ आप 15 वर्षों के और 3 वर्षों का सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन फसल कर्ज के पुनर्गठन में 42,57 लाख करोड़ रुपए जो है पुनर्गठन किया गया फसल कर्ज का, और इनके जो है 32,055 लाख इनके कार्यकाल में हुआ। सिर्फ दोनों का सिर्फ फिगर्स आप देखिए। अब ये भी पढ़ने घुमा के बैठे, इनसे सिर्फ मैं आपको जो ये कृषि क्षेत्र बता रहा हूं। अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इन्होंने की। नहीं, कृषि क्षेत्र की पहले बात कर लें। कृषि क्षेत्र की बात कर लिए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार हर साल एक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बनाती है, इकोनॉमिक सर्वे केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। उसको अगर आप उसके पन्ने पलटे और देखें तो पिछले 4 साल में महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र में बिल्कुल एवरेज 0 ग्रोथ हुई है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 14-15 में -10.7% ग्रोथ रहा, -10.7। उसके बाद 15-16 में -3.2। उसके बाद 16-17 में क्योंकि पहले कम हुआ था इसलिए 22% पॉजिटिव ग्रोथ हुआ। और उसके बाद पिछले साल, और ये मैं बिल्कुल आंकड़े चेक करिए, पिछले साल कृषि क्षेत्र में -8.3% का ग्रोथ हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप केंद्र सरकार के आंकड़े देखिए कि 2015 में 4,291 किसानों ने आत्महत्या की, जो देश में किसी राज्य से ज्यादा है। आप कौन सी बात की बात करेंगे? किसानों को स्ट्राइक करना पड़ा तब जाकर, पैदल चल के आए, वो पैदल चल के स्ट्राइक करना पड़ा तब कि इन्होंने ऋण माफी की घोषणा की। अरविंद जी, आप किस सरकार के साथ हैं जिनको ये बता रहे हैं? आपने शुरू में पूछा अब किसके साथ हूं, तो यही बताना चाहता हूं। अब किसानों की बात जब आई तो किसान कर्जे में डूबा हुआ है, उसको ऋण मुक्त करने की आवश्यकता थी। हमारे गठबंधन के प्रमुख आदरणीय उद्धव जी साहब ठाकरे जी ने कहा सरकार को इनको ऋण मुक्त करिए। अब ऋण मुक्त करने की बात जब आई तो यही तो हमारा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो ये टालते रहे। आखिर उद्धव साहब ठाकरे जी ने कहा हम रास्ते पे आ जाएंगे। हमारा आंदोलन हुआ, किसी ने नहीं किया। आप कहते ना विपक्ष की भूमिका, तो वहां विपक्ष की भूमिका नहीं, हमने आंदोलन किया। आंदोलन रास्ते पे आए, ऋण मुक्त करने की घोषणा हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश ऋण मुक्त करने के बाद में क्या किसानों तक पहुंची? जिस ढंग से हमने कागज निकाले, जिस ढंग से हमने उसके ऊपर सारी शर्तें रखी, उस शर्तों को ध्यान में रखते हुए ध्यान में आ रहा था कि बेचारा गंवा रहे हो, उसको इतनी सारी चीजें आप फॉर्म भरने के लिए लगा रहे हो, कर नहीं पाया। अब ये दुर्भाग्य है हमारा, कलंक लगता है मुझे, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 4 साल में 11,700 2017 का अक्टूबर के पहले के आंकड़े मेरे पास है, जो 11,700 किसानों ने आत्महत्या की। क्या हमारे लिए घोषणा हुआ है ये सारी चीजें? तो कलंक लगता है हमें। और उसके लिए हमने कहा था कि इस किसानों को ऋण मुक्त करो। आज भी किसान हमारा ऋण मुक्त नहीं हुआ। दूसरी बात, हमने अभी एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद में क्या उतना उसको मूल्य मिलता है? किसान का उपजाऊ कितना है? अगर वो 5 एकड़ 10 एकड़ करता है तो आप कितने लेते हो न्यूनतम मूल्य पर? 2 एकड़ में जो उपज हो गया उसका हम ले लेंगे, बाकी तो आप बाजार में बेच लो। बाजार में तो भाव गिरा हुआ होता है। अगर एक तुअर ले लो, दाल नहीं आती, मूंग ले लो, 2,000 रुपए एक उदाहरण के तौर पे लेते, 2,000 रुपए अगर समर्थन मूल्य है, बाजार में भाव अगर 1,500 रुपए है,
तो ये कहेंगे ये भी तो ये आप कहेंगे ऐसी किसान विरोधी सरकार के साथ रह के ये कलंक लगवा क्यों रहे हैं? कर रहे हैं ना हम, क्यों ले रहे हैं? भाई यही तो बोल रहा, यही तो झगड़ा है ना, यही तो विपक्ष की भूमिका है। झगड़ा करते हैं, जिससे आप कलंक विपक्ष की लगवाते हैं, हटते नहीं है। करवा ले रहे, हम कोशिश कर अभी। अरे तो इसीलिए सरकार हमने गिरवा कहा- दीजिए। हमने यहाँ नहीं वहां भी कहा, हाल ही में दिल्ली में पिछले हफ्ते ही आखिरी गुरुवार को इस विषय पर चर्चा हुई और हमने यही कहा कि सरकार को ये प्रावधान करना होगा कि किसान की, जब आप कहते हैं ना उत्पन्न दुगना करेंगे तो उपज 1.5 गुना होना चाहिए। अगर वो 1.5 गुना हुआ है तो खरीद कौन देगा? तो प्रेम शुक्ला जी, आपने इतने आंकड़े गिराए, ये तो चलिए विपक्ष हैं, वो तो आपके साथ में, वो भी कह रहे हैं आप किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाने के लिए शिवसेना का जो है विशेष अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि सत्ता में भी हम हैं साथ में, विपक्ष में भी हम साथ में। तो जो हमने अच्छा किया उसमें इनका हिस्सा है, हमने जो बुरा किया उसमें इनका कोई हिस्सा नहीं। तो बुरा किया, इनका मान लेते कि इन्होंने बुरा किया, चलो मान लिया, जो बुरा इनका किया। आरोप है, जो इनका आरोप है, बुरा नहीं, उस बुरे के आरोप में भी मैं उसको हम बुरा नहीं कहूंगा। नहीं, हम बिल्कुल मान लेंगे उसमें भी, चूंकि जिम्मे देखिए जो खामियां हैं, नेतृत्व ये करता खामियां है, जो जो नेतृत्व करता है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय उसकी जिम्मेदारी लेती है, और किसी को भी सत्ता में रहकर जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए।